तो समतल दर्पण क्या होता है? ऐसी कांच की पट्टी जिसकी एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं तो परावर्तन दूसरी तरफ से होता है, तो उसको हम समतल दर्पण कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों तल समतल होते हैं, इसलिए इसको समतल दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण में क्या होगा? गोलीय दर्पण में दो तल होते हैं, एक उभरी सतह और एक दबी हुई सतह। एक दबी। जब उभरी हुई सतह, हाँ, जब उभरी सतह पर पॉलिश की जाती है तो परावर्तन दबी हुई सतह पर होता है, तब उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। और जब दबी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाती है तो परावर्तन उभरी सतह की तरफ से होता है, तब हम उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक, इतना समझ में आया? यस सर, यस सर। अब उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं सर? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग होता है जिसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है। एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है। हाँ, तो अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे ये दर्पण हमने बनाया, ये जूम करके देख लोगे, दिख जाएगा तुम्हें। ये दर्पण कौन सा होगा बताओ? उत्तल। दर्पण कौन सा होगा? उत्तल सर, उत्तल। उत्तल क्यों? उत्तल क्यों होगा आयाम सर? क्योंकि बाहर की तरफ सर उसका वो है, बाहर की सतह पर पॉलिश की गई है। वो जो जिस सतह पर पॉलिश की गई है वो उभरी है कि दबी हुई है? सर उभरी है। उभरी है, तो जब उभरी सतह पर पॉलिश कर दोगे तो परावर्तन किधर से होगा? सर दबी वाली पे, दबी वाली तल से होगा। तो जब दबी हुई तल से परावर्तन होता है तो उसको अवतल कहते हैं, उत्तल नहीं कहते हैं। अवतल। तो ये दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक। और दूसरा दर्पण जो हम बनाते हैं इसको हम ऐसे बना लेते हैं, इधर घुमा के। अब इसमें उभरी सतह इधर की तरफ है, दबी सतह इधर की तरफ है, तो हम दबी सतह की तरफ पॉलिश कर देते हैं। इसमें क्या है? इसमें दबी हुई सतह की तरफ पॉलिश है, तो परावर्तन उभरी सतह से होगा, तो इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक, तो ये है उत्तल दर्पण। ये है अवतल दर्पण। ठीक। अब इस दर्पण का जो, जैसे दर्पण यहां से यहां तक है, यहां से लेकर के और यहां तक है दर्पण, तो इसका मध्य बिंदु कहां होगा? यहां कहीं पर होगा फोकस। यस सर। इसका मध्य बिंदु बीचों बीच में होगा, मध्य माने बीच में, तो यहां पर होगा। इसको हम कहते हैं ध्रुव, यानी पी। ये क्या कहलाता है? ध्रुव। इसको कहते हैं ध्रुव। जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसको कहते हैं ध्रुव। और अगर हम इस गोले को पूरा करें, अगर इस गोले को हम डार्क लाइन से पूरा करें तो ऐसे करके गोला बनेगा पूरा ये। तो इस गोले का केंद्र कहां होगा? यहां पर कहीं पर केंद्र होगा इस गोले का। ठीक, तो इस केंद्र को हम कहते हैं, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं और इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। ठीक, तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, दो परिभाषाएं हुई। जी सर। यस सर। फिर अब अगर हम वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिला दें तो ये इतनी लाइन जो होगी ये कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यानी जिस खोखले गोले का भाग है ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की जो त्रिज्या है वो इतनी तो त्रिज्या होती है। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो इतनी त्रिज्या होगी, तो इसको हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक, और इसी लाइन को अगर हम आगे पीछे बढ़ा दें पूरी आगे पीछे तक तो ये कहलाएगी मुख्य अक्ष। इसी को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई जो रेखा गुजरती है, आर पार जो रेखा जाती है, इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी होगा। यहां पर ये इसका ध्रुव होगा, अगर ये घेरा पूरा करें तो यहां कहीं पर इसका केंद्र होगा, ये सी हो जाएगा, ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी,
और इसको आगे बढ़ा दें हम तो ये पूरी हो जाएगी मुख्य अक्ष। मुख्य ठीक, तो ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, अब क्या बचा? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। द्वारक जैसे मान लो ये दर्पण है, अलग बना देते हैं, ये तुम्हारा अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण का जो ये दूरी है, जो दर्पण का किनारा होगा, इसको कहते हैं हम दर्पण का द्वारक। ये जितना ज्यादा होगा दर्पण उतना ही बड़ा होगा। और कर दें हम, इसको बढ़ा दें, ये दूरी हम बड़ी कर दें तो क्या होगा? दर्पण और बड़ा हो जाएगा। इस दूरी को और बड़ी कर दें तो दर्पण और बड़ा हो जाएगा। यानी ये दर्पण का द्वारक, जो दर्पण है उसका जो सीमा है, उसकी जो वृत्ताकार सीमा होगी। दर्पण कैसा होता है? कटोरी जैसा, हल्का सा दबा हुआ। देखो यहाँ एक चीज रखी हुई है, जैसे ये समझ लो तुम दिया, ये क्या है? ये क्या है? दियाली है। अब इसमें अगर ध्यान से देखो, अगर इसको हम ऐसे रखें तो क्या है? ये उभरा तल है इसका। ये ऐसे देखो तो ये उभरा तल है, ये अंदर की ओर क्या है? ये दबा हुआ तल है। ठीक, अगर हम इसमें इधर की तरफ पॉलिश कर देंगे तो परावर्तन इधर से होगा, तब ये कहलाएगा अवतल दर्पण। और जब हम इसमें पॉलिश अंदर की तरफ सारी पॉलिश कर देंगे तो परावर्तन इधर की तरफ से होगा, तो ये उभरे तल से होगा, तो इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। जब परावर्तन उभरे तल से होगा तो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं, जब परावर्तन दबे तल से होता है तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। तो जो हम चित्र बनाते हैं उसको हम ऐसे रखते हैं। ठीक, अगर इसको हम सामने से देखेंगे तो दर्पण हमें ऐसा दिखेगा, गोल, ऐसे गोल दिखेगा। तो इस गोलाई का जो व्यास है यहाँ पर, यहाँ जैसे उंगली रखते हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ तक इतनी आती है, इतनी चौड़ाई दियाली की है ये। तो ये क्या है? इस दियाली का द्वारक है। ये चीज क्या है? दियाली का द्वारक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये कहलाए बीचों बीच से, किनारे से नहीं, बीचों बीच में, केंद्र से होते हुए जाएंगे तो बीचों बीच में अगर इसको नापेंगे यहाँ से यहाँ तक तो इसकी चौड़ाई कितनी है? इतनी है। ठीक होंगे? तो ये चीज कहलाती है दर्पण का द्वारक। सामने से देखेंगे तो दर्पण हमें ऐसा दिखाई देगा, सिर्फ गोल गोल, इसीलिए इसको साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि दर्पण को हमेशा ऐसे रखते हैं। जब ऐसे रखेंगे तो क्या दिखेगा तुम्हें? खाली बस इतना ही दिखेगा, बस ये। ठीक, अब ये दियाली है, तुमको ये चीज भी दिख रही है, लेकिन जब दर्पण होगा तो वहां पर ये चीज तुमको नहीं दिखेगी, तुमको खाली ये दिखेगा बस साइड से। ठीक, तो ये ऐसे इस तरह, ये इस चीज को हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है ये कहलाती है दर्पण का द्वारक। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ही बड़ा दर्पण होगा, क्योंकि घेरा जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा द्वारक होता जाएगा। तो जितना द्वारक बड़ा होगा उतना ही दर्पण अधिक बड़ा होगा। ठीक, तो ये दर्पण का द्वारक होता है, यानी दर्पण के वृत्ताकार सीमा के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब ये सब परिभाषाएं समझ में आ गई सारी? अच्छा, अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फोकस और फोकस दूरी। ये क्या होता है? देखो, फोकस किसे कहते हैं? ये क्या है? मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है। ठीक, ऐसे ही यहां पर क्या होगा? ये P होगा, ये उत्तल दर्पण है ना, तो ये C होगा। ठीक, दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जो किरण आएगी वो ऐसे आएगी। ठीक, यहां तक आएगी, यहां पर टकराएगी, टकराने के बाद फिर नीचे मुड़ जाएगी, क्योंकि दर्पण अंदर को झुका हुआ है इसलिए किरण जो होगी वो नीचे को मुड़ेगी। यहां पर क्या होता है? क्योंकि दर्पण बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, तो जब यहां पर जो कोई किरण आएगी तो वो हमेशा ऊपर की ओर मुड़ेगी, तो यहां पर ये किरण जो होगी वो नीचे की ओर मुड़ जाएगी। ठीक, तो ये कोई आपतित किरण है, ये कोई आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। देखो ये दोनों किरणें समांतर हैं, ये दोनों लकीरें समांतर है। समांतर वो होती है जिनके बीच की दूरी हर जगह बराबर रहती है, जितनी यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर है, 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 तो ये कहलाएगी समांतर। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है, अब यहाँ पर टकराने के बाद क्या होगा? परावर्तित होगी। तो परावर्तित होने पर वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगी, यहां पर काट रही है, इस जगह पर। ठीक,
जो ये परावर्तित किरण है, ये जो टकरा के जो वापस आ रही है परावर्तित किरण जो है, वो मुख्य अक्ष को जहां पर काटती है उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस। ठीक, इसको कहते हैं फोकस। तो फिर से परिभाषा सुनो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को हम दर्पण का फोकस कहते हैं। यहां पर क्या होता है देखो, यहां पर ये समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के किरण और यहां पर टकराएगी, फिर ऊपर की तरफ परावर्तित हो जाएगी। ठीक, अब ये किरण कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। अब ये किरण कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। तो मुख्य अक्ष यहां नीचे है, तो ये मुख्य अक्ष से टकराएगी कहीं पर? मुख्य अक्ष को काटेगी कहीं पर? नहीं, क्योंकि किरण तो उधर जा रही है। इसमें क्या था कि किरण नीचे आई थी तो इसलिए मुख्य अक्ष पे काटी थी। इसमें क्या हो रहा है? किरण ऊपर जा रही है तो मुख्य अक्ष पर तो काटेगी ही नहीं कभी। तो क्या करेंगे, इस किरण को हम इसी की सीध में हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो ये कहां से काटती हुई प्रतीत होगी? ऐसा लगेगा कि ये यहां पर काट रही है, इस जगह पर। तो यहां पर मिलेगी आके मुख्य अक्ष को। देखो ये किरण जो है ऊपर जा रही है, मुख्य अक्ष है नीचे, तो ये मुख्य अक्ष को तो कहीं पर काटेगी नहीं। इसलिए क्या करेंगे, यहां पर हम इस किरण को इसी की सीध में पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो कहां पर काटती हुई दिखाई देगी? यहां पर काटती हुई दिखाई देती है। ये बिंदु कहलाएगा मुख्य अक्ष का फोकस। ये बिंदु कहलाएगा उत्तल दर्पण का फोकस। अब यहां पर चूंकि किरण वास्तव में नहीं काट रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे यहां पर ये काटती हुई प्रतीत हो रही है। अगर तुम यहां पर अपनी आंख लगा करके देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये किरण जो है कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। तो इसलिए इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल दर्पण में किरण मुख्य अक्ष पर काटती है और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष पर काटती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में नहीं काट रही, यहां पर वास्तव में काट रही है, लेकिन यहां पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो जो फोकस की परिभाषा कही जाती है वो इस तरह से कही जाती है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें गोलीय दर्पणों से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम उस दर्पण का फोकस कहते हैं। अगर दोनों की एक साथ परिभाषा पूछी जाएगी तो दोनों बातें तुम्हें या लगा करके कहनी पड़ेंगी। वो दोनों बातें कौन सी हैं? दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम कहते हैं दर्पण का फोकस। अब अगर केवल अवतल दर्पण का फोकस कहा जाएगा तो आती हुई प्रतीत होती है बात नहीं कहेंगे, केवल ये कहेंगे जिस बिंदु से होकर जाती है। और अगर उत्तल दर्पण के बारे में केवल पूछा जाएगा तो वहां पर हम कि जिस बिंदु से होकर जाती हैं ये नहीं कहेंगे, वहां पर हम कहेंगे जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। अगर अलग अलग पूछा जाएगा तो दोनों की जो बात है वो कहेंगे, लेकिन अगर कॉमन रूप से पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण का फोकस किसे कहते हैं तो वहां पर तुम्हें दोनों बातें कहनी होंगी, क्योंकि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। वहां पर दोनों बातें कहनी होंगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो इस बिंदु को कहते हैं मुख्य अक्ष का फोकस। ठीक, अब फोकस से ध्रुव तक की दूरी, ये इतनी दूरी, फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। यहां से यहां तक की जो ये दूरी है ये कहलाएगी फोकस दूरी। यानी ध्रुव, सारी जो दूरियां जो नापी जाती हैं वो ध्रुव से नापी जाती हैं। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव से यहां तक की दूरी या सी तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, तो फोकस से ध्रुव की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब ये सारी परिभाषाएं समझ में आ गई? अभी भी किसको कुछ समझ में ना आई हो तो बता दो, हम एक बार फिर से समझा देंगे। सर जी फोकस तल बचा हुआ है। हाँ, अभी फोकस तल पे आते हैं। पहले अभी जितने समझाया इतना समझ में आ गया ठीक से? यस सर। अच्छा, फोकस तल में कुछ नहीं है, जो फोकस बिंदु है ये, इस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। इस बिंदु पर हम इस मुख्य अक्ष के लंबवत जो रेखा मानते हैं, एक ये तल होता है जो ये इस तल को हम कहते हैं फोकस तल। यहाँ पर ये फोकस है तो इस पर ये लंबवत
रेखा जो होगी इसको हम कहेंगे फोकस तल। यानी फोकस पर, फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होता है उसको हम कहते हैं फोकस तल। ठीक, यहां पर इसका ये फोकस तल हो गया। फोकस तल में कोई बड़ी बड़ी खास बात नहीं है। फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत जो भी तल होता है या जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं फोकस तल। ठीक, तो अब सब हो गई परिभाषाएं। सर। ये सारी परिभाषाएं अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब चलो, अब ये प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। विभिन्न उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, प्रतिबिंब बनाने के क्या क्या नियम होते हैं। तो पहले हम अवतल दर्पण के बारे में बताते हैं। यह है तुम्हारा अवतल दर्पण। ये हो गया इसका ध्रुव P, यहां कहीं पर हो गया इसका वक्रता केंद्र। ठीक, और यहां पर होगा इसका फोकस, क्योंकि फोकस जो होता है वो इन दोनों को बिल्कुल मध्य बिंदु पर होता है। इधर से इधर की दूरी और इधर से इधर की दूरी दोनों बराबर होती है। तो ये हो गया फोकस। ठीक, अब जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो जो किरणें हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। किरणें दो प्रकार की होती हैं, आपतित किरणें और परावर्तित किरणें। एक किरण जाएगी दर्पण पे, एक किरण टकरा करके वापस आएगी। जो किरण जाएगी उसको हम कहते हैं आपतित किरण, और जो किरण टकरा के वापस आती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक, तो जो किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर बनाएंगे, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, और तो ये किरण कहां से होकर जाएगी, हमेशा फोकस से होकर जाएगी। एक किरण ये बनाई जाती है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस से होकर के ही जाती है, कहीं और से होकर के नहीं जाएगी। अगर हम दूसरी किरण एक और बनाते हैं समांतर, तो वो भी यहां से टकराएगी, तो यहां से कहां से होकर जाएगी, फोकस से ही होकर जाएगी। ठीक, अगर कोई किरण इधर नीचे से आती हुई बनाई जा रही है तो वो भी टकरा करके फोकस से ही होकर जाएगी। तो पहला नियम क्या होता है, हम सारी किरण नहीं बनाते, हम कोई एक किरण बनाते हैं। तो पहला नियम क्या होता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाएगी। अच्छा, उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में ये P हो गया और ये इधर इसका C हो गया। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये जो किरण होगी वो समांतर जाएगी, ये तो ऊपर मुड़ जाती है, हमने तुमको बताया। तो क्या होगा, ये यहाँ पीछे बढ़ाने पर ये फोकस की सीध में मुड़ेगी, यानी जहां पर इसका फोकस होगा उसी की सीध में हमेशा ये मुड़ेगी। एक और किरण बनाए जैसे, तो पहले इधर से बना लो डॉट लाइन, फिर देखो यहां से इसको सीधी बना दो। यानी जितनी भी किरणें मुड़ेंगी उनको पीछे बढ़ाने पर वो सब कहां मिलेंगी, फोकस पर। तो पहला नियम ये होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहां पर फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, सब किरणें फोकस से होकर के ही आती हुई। एक और किरण अगर हम बना दें यहां पर, तो ये किरण भी तुमको ऐसे पीछे फोकस से ही आती हुई दिखेगी। तो ये सब किरणें फोकस की सीध में ही मुड़ती हैं कि पीछे बढ़ाने पर सब फोकस पे ही मिले। तो सब किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो ये हो गया पहला नियम। क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये हो गया पहला नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम हैं ये। प्रतिबिंब बनाने के नियम, यानी ये किरण तुमको एक बनानी ही बनानी है। जब हम कोई प्रतिबिंब बनाते हैं तो वहां पर हमको ये किरण तो बनानी ही बनानी है। फिर दूसरा नियम क्या होता है, चलो सारे ही मिटा देते हैं, फिर से बना लेंगे। नियम नंबर 2, ये हुआ अवतल दर्पण और ये हुआ उत्तल दर्पण। ये P, ये C, ये F।
अब इस दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई किरण फोकस से होकर आती है, ऐसे कोई किरण आई और यहां दर्पण पर पड़ी, ये आपतित किरण हुई, ठीक। किरण यहां से आ रही है, कहां से, पीछे से कहीं से आ रही है और ये फोकस से होकर जा रही है, फोकस बिंदु से यहां है, ये बिंदु फोकस का है, तो ये किरण कहां से जा रही है, फोकस से होती हुई जा रही है और यहां दर्पण पर टकराई। अब दर्पण पर टकराने के बाद क्या होगा, इसमें ये किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर मुड़ जाएगी। टकराने के बाद जब परावर्तित होगी तो ये किरण कौन सी है, परावर्तित किरण है। तो ये किरण सदैव जो होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक। दर्पण के फोकस बिंदु से होकर आने वाली आपतित किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक। ऐसे ही यहां पर उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है, तो फोकस की सीध में जो किरण आएगी ऐसे, यानी आगे अगर हम इसको डॉट लाइन से बढ़ाएं तो ये फोकस पे मिल जाएगी, तो किरण तो यहीं तक आएगी, किरण अंदर तक तो जाएगी नहीं दर्पण के अंदर घुस के, फिर तो किरण यहां तक आएगी, फिर यहां से परावर्तित हो जाएगी, टकरा करके यहीं पर लौट जाएगी। अब लौटेगी तो क्या होगा, ये ऐसे समांतर हो जाएगी। तो फोकस से होकर जाने वाली किरण, फोकस से होकर जाने वाली किरण या फोकस की सीध में आने वाली किरण, फोकस की ओर आने वाली किरण, ये दोनों ही किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक। बोलो यस सर, समझ में आ गया। ये सर सब लोग अपना माइक बंद कर रखे हो, बोलोगे कहाँ से, माइक क्यों बंद कर लेते हो बार बार, अरे आवाज आती है। तो जब पूछते हो समय तो खोल कर जवाब दे दिया करो। तो इस प्रकार से दूसरा नियम क्या कहता है कि फोकस से होकर आने वाली किरण या फोकस की सीध में आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये नियम जो है, दूसरा नियम जो है वो पहले नियम का बिल्कुल उल्टा है। पहला नियम क्या कहता है, समांतर आने वाली किरण जो होती है वो फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम कहता है कि फोकस से आने वाली किरण जो होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों नियम क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल ठीक अपोजिट हैं, ठीक है। फिर अब तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम ये है कि जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जैसे ये किरण हम बनाए तो ये यहाँ पर सी से होकर जा रही है, सी वक्रता केंद्र सी कहलाता है, सी से होकर जाएगी तो वो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, ऐसे आएगी और यहाँ पर टकरा करके इसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। यानी अब यहाँ पर तुमको दो किरणें नहीं दिखाई देंगी, एक ही लकीर होगी, वही आने का रास्ता होगा और वही उससे वापस जाने का रास्ता होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये इसका एफ हो गया, ये इसका सी हो गया, ये इसका एफ हो गया, तो जो किरण सी की सीध में आएगी वो इसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो इस स्थिति में, तीसरी स्थिति में तुमको दो लकीरें नहीं बनानी, दो किरणें नहीं बनानी है, बल्कि केवल एक ही किरण बनानी पड़ेगी, उसी पर दोनों तरफ के एरो बनाने पड़ेंगे। तो ये किरण जा रही है और यही किरण वापस भी आ रही है। तो तीसरा नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण जो होती है वो दर्पण से टकराने के पश्चात या दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये किरण जो आ रही है सी से होकर के जो किरण आएगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते पर वापस हो जाएगी। सर आवाज गूंज रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है। यस तो ये तीन नियम हुए, लेकिन उन तीन नियमों में से जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो केवल दो नियम का इस्तेमाल करते हैं। एक तो पहला नियम इस्तेमाल करते हैं और दूसरा या तीसरा, इन दोनों में से किसी एक नियम का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई केवल दो नियम ही हम इस्तेमाल करते हैं, पहला और इन दोनों में से कोई एक।
अधिकतर ये नंबर 2 वाला इस्तेमाल करते हैं। कुछ परिस्थितियों में जब फोकस से किरण नहीं जा रही होती है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो 1 और 2 का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। नियम नंबर 3 का इस्तेमाल विशेष परिस्थितियों में होता है जब किरण फोकस से नहीं जा पाती होगी। एक फोकस से बनाना संभव नहीं होता है, तब उस समय किरण जो होती है वो हमको तीसरा नियम बनाना पड़ता है प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? मुख्य दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम, फोकस से होकर आने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है? तो ये 3 प्रकार के नियम होते हैं। तो इन्हीं तीनों नियमों के आधार पर प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं ये हमको सीखना है। किस तरह का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु कहाँ पर रखें तो हम प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इस प्रकार से ये विभिन्न स्थितियों में अलग अलग प्रतिबिंब की विशेषताएं होती हैं और अलग अलग तरह से प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो अब देखो पहले हम बताते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। देखो ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक, ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया ये हो गया एफ। इतना तो बनाना ही है। ठीक, अब वस्तु को कहां पर रखा जाए। वस्तु को हम अलग अलग स्थितियों में रखेंगे तो अलग अलग प्रकार से प्रतिबिंब बनेंगे। वस्तु को हम कहां पर रखें? अगर देखो वस्तु के रखने की कई स्थितियां हैं। एक, हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर, यानी अनंत मतलब बहुत दूर। दूसरी स्थिति में हम रखेंगे वस्तु को सी से कुछ दूर, सी से कुछ दूरी पर। फिर तीसरी स्थिति में हम रखेंगे सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। फिर रखेंगे हम सी तथा एफ के मध्य। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। फिर उसके बाद एफ पर, और फिर अंतिम स्थिति आएगी एफ तथा पी के मध्य। तो कुल कितनी स्थितियां हो गई? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कुल 6 स्थितियां होती हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की। तो पहली स्थिति क्या है? जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं। अनंत मतलब बहुत दूर, जैसे यहां से अंतरिक्ष में चले जाएं बहुत दूर तक। जब दर्पण से बहुत ही दूर कोई वस्तु रखी होती है तो उसकी किरणें जो होती हैं सभी समांतर मान ली जाती हैं। बहुत दूर से आने वाली किरणें जो होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, वो सभी किरणें समांतर होती हैं। तो जैसे ये किरण आई समांतर, तो ये दर्पण से टकराने के बाद कहां से जाएगी? पहला नियम क्या है? समांतर आने वाली किरण जो होती है वो एफ से होकर जाती है। समांतर आने वाली किरणें सदैव एफ से होकर जाती हैं। ये पहला नियम था प्रतिबिंब बनाने का। एक किरण और बना देते हैं, ये आई तो ये भी एफ से होकर जाएगी। तो परावर्तित किरणें जहां पर काटती हैं, तो परावर्तित किरणें कौन सी हुई? ये वाली और ये वाली। ये वाली किरण और ये वाली किरण, ये दोनों परावर्तित हुई। तो ये दोनों कहां पर काट रही हैं? एफ पर काट रही हैं। तो जहां पर परावर्तित किरणें काटती हैं प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है। तो ये इसमें कहां पर काट रही हैं? एफ पर काट रही हैं। तो इसलिए प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? एफ पर बनेगा। यानी जब वस्तु अनंत पर होगी। पहली स्थिति क्या है? जब
वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ फोकस पे। एफ पर बनेगा, एफ पर बनेगा। और क्या इसकी खासियत होगी कि ये प्रतिबिंब जो होगा, क्योंकि किरणें वास्तव में काट रही हैं, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और होगा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा और वस्तु से बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। यानी इस बिंदु जैसा, बिल्कुल बिंदु पॉइंट जैसा प्रतिबिंब बनेगा, बिल्कुल बिंदु जैसा एकदम। तो ये बिंदुवत होगा, यानी वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा है। नोट में देखो लिखा होगा, या बिंदुवत, बिंदुवत होगा। ठीक, तो पहला नियम क्या है इसका प्रतिबिंब बनाने का कि अगर वस्तु अनंत पर रखी गई है तो अनंत से आने वाली किरणें जो होती हैं वो सब समांतर किरणें होती हैं। तो जो किरणें समांतर होती हैं वो किरणें सदैव फोकस से होकर जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है। और ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल बिंदु जैसा होता है, छोटा सा पॉइंट जैसा एकदम। तो आई बात समझ में? ये पहली स्थिति के बारे में समझ में आया कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? एफ पर बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बहुत छोटा। यानी हर परिस्थिति में तुमको प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं बतानी है। हर परिस्थिति में तुम्हें, जितनी भी 6 स्थितियां हमने बताई थी तुमको भी, हर स्थिति में तुमको प्रतिबिंब के बारे में 4 बातें बतानी है। कहां पर बनता है, वास्तविक या आभासी है, उल्टा या सीधा है, और वस्तु से बड़ा है कि छोटा है। ये 4 बातें तुमको बतानी है। तो पहली स्थिति तो ये हो गई, समझ में आई? यस सर। अच्छा, अब दूसरी स्थिति पर चलते हैं। दूसरी स्थिति में वस्तु को कहां पर रखेंगे? सी पर, सी से थोड़ा दूर। दूसरी स्थिति में जो वस्तु को रखेंगे वो सी से थोड़ी दूरी पर रखेंगे। ये जैसे हमारा बन गया अवतल दर्पण। दूसरी स्थिति है सी से कुछ दूर, या इसको यूं भी कहते हैं सी तथा एफ के अनंत के बीच। सी तथा अनंत के मध्य, इसको ऐसे भी कहते हैं। तो ये हो गई मुख्य अक्ष, ये पी हो गया, और ये लगभग यहां पर इसका सी हो गया, और ये इसका लगभग एफ हो गया। तो अब वस्तु को हम मुख्य अक्ष पर कहीं रखते हैं, मान लो सी से कुछ दूरी पर यहां पर रखते हैं। ये हमारी वस्तु हो गई। ये क्या है, थोड़ा और ऊंची कर दें, ये हो गई वस्तु। ठीक, ये ए बी क्या है, ये वस्तु हो गई। ए से लेके बी तक ये क्या है, वस्तु है हमारी। इतनी ऊंची कोई वस्तु है। ठीक, तो इस वस्तु से जब किरणें चलेंगी तो वही हम केवल 2 किरणें बनाएंगे। हमने प्रतिबिंब बनाने के नियम में बताया था कि 2 नियमों को हम पालन करते हैं। पहला नियम क्या है, पहली किरण सदैव समांतर बनाते हैं। तो समांतर जो किरण जाएगी वो टकराने के बाद कहां जाएगी? एफ से होकर जाएगी। ये बिल्कुल याद कर लो, जो किरण समांतर जाएगी वो अवतल दर्पण से टकराने के बाद सदैव एफ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के ही जाएगी। ठीक, दूसरी किरण नियम नंबर 2 के हिसाब से बनेगी। जो किरण एफ से होकर जाएगी, तो ये किरण हम बनाते हैं वो एफ से होकर जाएगी। तो एफ से होकर जाने वाली किरण क्या होगी? वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, तो ये किरण गई और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये किरण आपकी किरण है, एफ से होकर जा रही है, यहां पर आई, टकराई, टकराने के बाद ये क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, अब देखो ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ये दोनों किरणें कहां पर काट रही है? यहां पर। ठीक, यहां पर काट रही है ना। ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों नीचे आ रही है टकरा करके, और यहां पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो इस बिंदु से हम एक सीधी रेखा यहां तक खींच देते हैं। ये तो ये क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहां पर
ये चीज क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब है। तो इसको हम कह देते हैं ए डैश और ये बी डैश। तो ए बी वस्तु थी और ए डैश बी डैश क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब है। तो अब इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? बताओ। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो किस जगह पर है? सी तथा एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में कहीं पर बन रहा है, एकदम बीचों बीच में नहीं, सी और एफ के बीच में कहीं पर भी बनेगा। इतने इसमें ना उधर जब बनेगा ना सी से इधर बनेगा। हमेशा जब वस्तु सी से थोड़ी दूरी पर रखी होगी तो बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो सदैव सी और एफ के बीच में ही बनेगा। ठीक। और यानी पहली विशेषता क्या होगी? सी तथा एफ के मध्य। और वास्तव में किरणें काट रही हैं तो वास्तविक होगा। ठीक। और उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से छोटा होगा। तो यहां पर चार विशेषताएं क्या क्या हुई? जो प्रतिबिंब बन रहा है या प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। हो गई चारों बातें। देखो वस्तु से छोटा दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, छोटा सा दिख रहा है। तो ये चार विशेषताएं होती हैं जब वस्तु को हम सी तथा अनंत के मध्य रखते हैं, यानी सी से थोड़ा सा और अधिक दूर रखते हैं अनंत की तरफ। तो उस स्थिति में प्रतिबिंब इस प्रकार से बनता है। समझ में आया? प्रतिबिंब कहां बनेगा ये देखने के लिए सदैव तुमको देखना है कि परावर्तित किरणें कहां पर काट रही हैं। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा ये देखने के लिए क्या करना है कि किरणें कहां पर काट रही हैं। हाँ, परावर्तित किरणें कहां काट रही हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा हमेशा। वहीं पर हम उस बिंदु पर एक लकीर खींच देंगे मुख्य तक, वही प्रतिबिंब कहलाएगी। जैसे यहां पर काट रही थी तो यहां से हमने यहां तक लकीर खींच दी एक, तो ये प्रतिबिंब बनेगा। और जहां पर किरणें काटेंगी वही स्थान जो वस्तु की नोक होगी। जैसे यहां पर नोक ऊपर है तो इसकी नोक कहां आएगी? जहां पर किरणें काटेंगी उस स्थान पर इसकी नोक आएगी। तो ये प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा। ठीक। तो ये दो स्थितियां समझ में आई? यस सर। अब तीसरी स्थिति कहां होगी? वस्तु को कहां लाएंगे? सी पर लाएंगे। अभी सी से थोड़ी दूर पर थी, अब तीसरी स्थिति में कहां पर आएगी वस्तु? सी पर आएगी। वक्रता केंद्र पर वस्तु आ जाएगी। तब देखो प्रतिबिंब कहां बनता है? तीसरी स्थिति क्या है? सी पर। यानी जब वस्तु सी पर स्थित हो। तो जब वस्तु सी पर स्थित होगी तब कहां बनता है? देखो ये हो गया अवतल दर्पण। वस्तु को हमने रख दिया यहां पर। ठीक। अब पहली किरण तो ऐसे ही बनाई जाएगी जो समांतर होगी और ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक। दूसरी किरण फोकस से होकर आएगी और वस्तु के मुख्य के समांतर हो जाएगी। यहां पर किरणें काट रही हैं। ठीक। परावर्तित किरण ये हो गई, एक परावर्तित किरण ये हो गई। कहां काट रही है? यहां पर। ठीक। तो यहां क्या होगा? वस्तु की नोक होगी और यहां से हम एक सीधी लकीर यहां तक खींच देते हैं तो कहां पर आएगी? तो ये प्रतिबिंब बनेगा। ये होगा ए डैश, ये होगा बी डैश, ये होगा ए और ये हो गया बी। तो अब ए बी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन गया? सी पर ही बन गया। ठीक है। तो यानी जब वस्तु को हम सी पर रखेंगे यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर बनेगा। सी पर वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और फिर किरणें यहां पर भी वास्तव में काट रही हैं तो वास्तविक होगा। जब किरणें वास्तव में काटती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होगा। ठीक। और चौथी विशेषता क्या होगी?
कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। अब छोटा नहीं होगा, वस्तु के बराबर होगा। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा लगभग प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो जब वस्तु को हम सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? सी पर बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है। ठीक, फिर अगली स्थिति क्या होगी? जब हम वस्तु को और थोड़ा उधर ले जाएंगे, पहले वस्तु कहां थी? उधर पीछे अनंत पे थी, फिर सी से थोड़ी दूर पर आई, फिर सी पर आई, फिर सी और एफ के बीच में लाएंगे, फिर एफ पर लाएंगे और फिर एफ और पी के बीच में लाएंगे। तो चौथी स्थिति में वस्तु कहां पर आएगी? सी और एफ के बीच में। ये हो गया सी एफ। अब वस्तु को यहां पर रखते हैं हम कहीं पर बीच में, सी और एफ के बीच में कहीं पर भी वस्तु को हम बना देते हैं। अब यहां पर भी क्या होगा? एक किरण समांतर जाएगी जो टकराने के बाद एफ से होकर जाएगी, दूसरी किरण जो होगी वो एफ से होकर आएगी और टकराने के बाद जो होगा वो यहां से होकर जाएगी। ठीक, तो अब ये प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? ये प्रतिबिंब जो होगा वो सी से थोड़ा दूर बनेगा, सी से जो होगा वो थोड़ा सा पीछे हटके बनेगा, दूर की तरफ बनेगा। यहां पर सी है, प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब की लाइन यहां पर आ रही है। ठीक, तो ये हो गई किरणें। दोनों परावर्तित किरणें कहां काट रही हैं? यहां पर काट रही हैं, तो यहां से हम सीधी लाइन खींच देते हैं, तो ये प्रतिबिंब कहां आ गया? सी से दूर। तो पहली विशेषता क्या होगी इसकी? सी तथा अनंत के बीच प्रतिबिंब, सी और इधर पीछे अनंत के बीच में यहां पर कहीं भी बनेगा, सी पर नहीं बनेगा, सी से इधर ही बनेगा कहीं पर भी। सी तथा अनंत के मध्य बनेगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और अब यहां पर प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा हो जाएगा। अब देखो वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है। पहले क्या था? सबसे पहली स्थिति में वस्तु प्रतिबिंब बहुत छोटा बना था, बिंदु जैसा बना था, उसके बाद फिर प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बना था वस्तु से, उसके बाद वस्तु के बराबर हो गया था। अब क्या होगा? वस्तु से बड़ा हो जाएगा। तो अब प्रतिबिंब जो बनेगा वो होगा वस्तु से बड़ा। तो चार इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होंगी? सी तथा अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो ये हो गई इसकी चौथी स्थिति। अब पांचवी स्थिति क्या होगी? पांचवी स्थिति में हम प्रतिबिंब को वस्तु को कहां रखेंगे? एफ पर। वस्तु को हम रख देंगे एफ पर, यानी फोकस पर। वस्तु को हम यहां पर रख देंगे, फोकस पर रख देंगे। तब क्या होगा? अब वस्तु को फोकस पर रख दिया है तो पहली किरण तो ऐसे बनेगी जो फोकस से होकर जाएगी। ठीक, अब देखो यहां पर एक थोड़ा खासियत है। हम अभी तक दो किरणें बना रहे थे, एक किरण समांतर बनाते थे जो फोकस से होकर जाती थी और दूसरी किरण फोकस से आती थी जो समांतर हो जाती थी। लेकिन यहां पर अब चूंकि वस्तु ही फोकस पर रखी हुई है तो इसलिए फोकस से होकर जाने वाली किरण हम नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए क्या करेंगे? अब हम एक किरण जो होगी वो हम वक्रता केंद्र की सूझ में बनाएंगे। ये किरण बनाएंगे, यहां से किरण ऐसे चली, यहां तक गई, टकराने के बाद ये सी से होकर के वापस हो गई। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यही किरण होगी और यही वापसी की किरण होगी, दोनों किरणें एक ही लकीर होगी पूरी यहां से वहां तक। तो अब क्या होगा? यहां पर देखो ये किरणें जो है देखो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर हो गई, परावर्तित किरणें। ये दोनों किरणें क्या है? एक दूसरे के समांतर हो गई। अब ये किरणें कहीं पर काटेंगी नहीं, क्योंकि समांतर किरणें जो होती हैं, जो समांतर रेखाएं होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को काटती
नहीं है। नहीं है। तो ये माना जाता है कि ये किरणें कहाँ काटेंगी, अनंत पर कहीं काटेंगी जाकर के। कहाँ काटेंगी हमें नहीं पता है, तो कहीं अनंत पर काटेंगी, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो किरणें वास्तव में काटेंगी, जहां भी काटेंगी, तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा इसलिए उल्टा होगा। और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से, केवल बड़ा कहने से काम नहीं चलेगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जितना नीचे जाएंगे उतना ही दूरी बढ़ती जाएगी वो, तो प्रतिबिंब जो होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु को हम F पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ठीक है। और छठी स्थिति फिर कहां आएगी, इसमें फिर से समझ लो एक बार कि इसमें दो किरणें जो हम बनाते हैं वो पहला नियम वाली किरण बनाते हैं कि समांतर बनाते हैं, वो फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण हम फोकस वाली नहीं बना सकते, तो इसलिए हम तीसरा नियम जो हमने बताया था प्रतिबिंब बनाने का, उसका इस्तेमाल करते हैं। और वक्रता केंद्र की सीध में जो किरण जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाती है। और ऐसी स्थिति में जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो परावर्तित किरणें जो होती हैं वो समांतर हो जाती हैं और प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है। तो अब छठी और अंतिम स्थिति क्या है प्रतिबिंब के बनने की, वो है जब हम वस्तु को रख देते हैं कहां पर, F और P के बीच में, यानी और करीब ले आए वस्तु को। थोड़ा नीचे खिसक करना है। ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया इसका C। वस्तु को F और P के बीच में यहां कहीं पर रखते हैं, ये वस्तु रखी है। ठीक। तो एक किरण तो हम सीधी बना लेंगे कि यो जो किरण यहां से होगी वो F से होकर जाएगी। ठीक। और दूसरी किरण जो होगी वो C की सीध में जाएगी, क्योंकि F से होती हुई किरण हम बना नहीं सकते, क्योंकि इधर उल्टी किरण लाएंगे तो इधर दर्पण कहां मिलेगा। अगर इधर से हम इधर को किरण चलाएंगे तो दर्पण नहीं मिलेगा, तो परावर्तन नहीं होगा। तो इसलिए हम इधर से इधर किरण चलेगी और ये किरण जो होगी टकरा करके C से होती हुई वापस चली जाएगी। ठीक। तो इस प्रकार से ये प्रतिबिंब बनने की स्थिति होगी। अब ये किरण जो होगी इधर तो कहीं मिलेगी, देखो यहां पर इसके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। ये दूरी यहां पर कम है, ये और ज्यादा हो गई, ये और ज्यादा हो गई, ये और ज्यादा हो गई, तो ये दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये इधर पीछे की तरफ क्या होगा, ये कहीं पर नहीं मिलेंगी। तो इनको मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको हमें इधर बढ़ाना पड़ेगा। डॉट लाइन से हम इधर बढ़ाते चले जाएंगे और इसको इधर बढ़ा देंगे। तो ये कहां काट रही है, यहां कहीं पर काटेंगे, तो ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक। दिख रहा है। तो ये प्रतिबिंब बनेगा। ये हम डॉट लाइन से बना रहे हैं, इसका कारण है कि ये प्रतिबिंब जो होगा, क्योंकि ये किरणें वास्तव में तो इधर काटेंगी लेकिन वास्तव में काटेंगी ही नहीं, तो इसलिए पीछे बढ़ाने पर काटती हुई प्रतीत होंगी। तो अब यहाँ पर किरणें वास्तव में नहीं काट रही हैं, इसलिए ये प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा। क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं काट रही हैं, इसलिए ये प्रतिबिंब जो होगा ये A डैश B डैश, अगर ये वस्तु तुम्हारी AB थी तो ये A डैश B डैश जो प्रतिबिंब होगा ये आभासी प्रतिबिंब होगा। और प्रतिबिंब किधर बनना है, दूसरी बड़ी खासियत यहाँ पर अभी तक सारे प्रतिबिंब इधर ही बन रहे थे। अब ये प्रतिबिंब किधर बन रहा है, दर्पण के अंदर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। जैसे हम अपना समतल दर्पण पर अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो है दर्पण के अंदर बनता है, ऐसे ही यहां पर भी होगा कि ये प्रतिबिंब जो होगा तुम्हें दर्पण के अंदर दिखाई देगा। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे या दूसरी तरफ कह सकते हो, दर्पण के दूसरी ओर, और सीधा होगा। अभी तक सारे प्रतिबिंब कैसे थे, उल्टे थे। ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, सीधा है। अभी तक सारे प्रतिबिंब उल्टे थे,
और ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। सीधा। और ये वास्तविक नहीं है, ये कैसा है? आभासी है और वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। तो इस स्थिति, ये स्थिति बड़ी विशेष है। इस स्थिति में आकर के सभी विशेषताएं बिल्कुल बदल जाती है। ठीक है, तो जब हम वस्तु को, ये छठी स्थिति है, जब हम वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस प्रकार से इन 6 परिस्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अब आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसको ध्यान से पढ़ो और प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रतिबिंब बनाने के लिए इसमें जरूर आता है। तो उसमें ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो सारी स्थितियां दे दी जाएंगी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, या इनमें से कोई स्थिति दी जाएगी, कहा जाएगा कि प्रतिबिंब की विशेषताएं बताओ और इसका पूरा किरण आरेख बनाओ। ये जो हम बना रहे हैं ये क्या कहलाता है? ये किरण आरेख कहलाता है। ये किरणें किधर से किधर गई और कहां पर प्रतिबिंब बना, कैसे बना, क्या है, ये सब कहलाता है किरण आरेख। तो ये ब्लैक बोर्ड पे जो बना हुआ है ये क्या है? किरण आरेख। किरण आरेख, तो इसको कहते हैं। हाँ, तो किरण आरेख भी बनाना सीखो, हर चीज, हर परिस्थिति के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कल हम इसके बारे में तुमसे पूछेंगे फिर कि कौन वस्तु की किस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कैसा होगा, उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी।